हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार आपको बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं और बिहार का ज्योग्राफी का जो मैंने सामान्य परिचय कराया था उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आवाज़ नहीं आ रहा था और फिर से मैंने माइक को ये ठीक करवाया। और आपका जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज के जो सब्जेक्ट है वो है हमारा बिहार का भौतिक विभाजन। देखिए, भौतिक विभाजन को इस तरह पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। और रहा सवाल, एक और भी बात है, आप कभी भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को ठान लीजिए कि 2 साल से 3 साल से ज़्यादा समय नहीं देना है। 2 साल बहुत होता है। अगर इससे ज़्यादा आपने टाइम देना शुरू कर दिया गया तो सबसे पहले खुद की बर्बादी तो होगी ही, बाद में चल के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करना, मतलब समझिए कि आप एक लाइफ में आ जाएगा और झेलना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ता है। जितना मेहनत हो सके तो अभी कर लीजिए, जितना आपकी तैयारी और जितना पढ़ना हो, सारे दोस्ती फ्रेंडशिप धर्म सब छोड़ करके जितना आपको टाइम मिलता है रूम में, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करिए। क्योंकि सच कहें तो आपका कोई साथी नहीं होता और समय जब आएगा आपके लाइफ में इस तरह से परिस्थितियां ख़राब हो जाएंगी कि उस वक्त आपका कोई साथ नहीं देगा। जो आपका मेहनत है यही आपको साथ देगा और यही आपको आगे तक बढ़ाएगा। और मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसे समझते होंगे और ज़रूर इसे करिएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार का भौतिक विभाजन। जब भौतिक विभाजन को हम लोग पढ़ते हैं तो भौतिक विभाजन को हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं। 3 भागों में बांट के जब कोई भी चीज़ को सीरीज में पढ़ते हैं या कोई भी जैसे टॉपिक ही है, अगर हम खंड खंड में बांट करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और याद करना भी आसान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर 3 भागों में इसे बाँट कर देखते हैं। 3 भागों में एक की अगर बात किए यहाँ पे एक की बात हो जाएगा, वो है पर्वतीय हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि इसे तराई, या ये कह सकते हैं कि इसके तराई क्षेत्र का भी नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। ये तीनों को अलग अलग भागों में बांट के अगर आप देखेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है इसको पढ़ना। उसके बाद अगर बात कर दिया जाए तीसरा की अगर बात करते हैं तो तीसरा है पठार का क्षेत्र। देखिए, 3 भागों में बांट के देखेंगे और तीनों भागों को अलग अलग हम लोग करेंगे। अगर बात करें पर्वतीय तराई क्षेत्रों का, लगभग ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है तो 1% से भी कम इसका क्षेत्र है जिसमें ये फैला हुआ है। अगर बात करते हैं हम मैदानी क्षेत्रों की तो लगभग आप मानिए ना 95 से 96% क्षेत्रों में ये इसका हिस्सा है या फैलाव है। उसके बाद अगर बात करते हैं पठार का तो लगभग 4% क्षेत्रों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बिहार का भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा। एक है पर्वतीय या तराई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, दूसरा मैदानी क्षेत्र होता है। मैदानी को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे क्योंकि गंगा जो नदी है बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और ये गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक है उत्तरी बिहार, दूसरा है दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार की समस्या को देखेंगे और दक्षिणी बिहार की समस्या को देखेंगे क्योंकि जो भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ने को मिलता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे दक्षिण की बात अगर कर दिया जाए तो जैसे अगर पठारी क्षेत्र की बात किया जाए तो आप सीधे रोहतास कैमूर गया हुआ होते हुए आप सीधे चले जाइए बांका के तरफ तक, तो लगभग 4% क्षेत्रों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं, शुरुआत इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप से समझेंगे। चलिए, या ब्लैंक हम बिहार का मैप आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र हो जाता है, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र। ठीक है, तो एक बात बताते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और पश्चिमी चंपारण में क्या होता है, सबसे ज़्यादा गन्ने का खेती हुआ करता था।
ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा कि अगर बात किया जाए कि यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों का जो संख्या है यहाँ पे भी आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है, अगर पश्चिमी चंपारण की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो एक साइड से उसका सीमा नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है, और दूसरे साइड की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश से जुड़ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक जो कहा जाता है कि पर्वत श्रेणियों का एक श्रृंखला है। जैसे हमने ये कहा कि सबसे नवीन पर्वत जो शिवालिक है उसी का ये भाग है सोमेश्वरन की श्रेणियाँ। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर पर्वत श्रेणियों की बात करें, पर्वत श्रेणियों की बात करें यहाँ पे पर्वत श्रेणियों की बात, तो देखिएगा सबसे पहले अगर पूछा भी जाता है कि उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं का नाम बताइए, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा आपका जाश्कर, उसके बाद हो जाएगा आपका ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलावीरा, उसके बाद हमने आपको कहा था शिवालिक। ये है आपका शिवालिक। और यही शिवालिक जो श्रेणी है इसका भाग हमको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में, जो सोमेश्वर श्रेणी के नाम से क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसका जो क्षेत्र है मात्र आपको पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग जो कर रहे थे उसको देखते हैं। ठीक है, ये था, जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो ये सोमेश्वर की श्रेणियाँ है। ये किसका भाग है, ये शिवालिक का भाग है। ये सोमेश्वर की श्रेणियाँ है, ये शिवालिक का भाग है। और शिवालिक जो है एक नवीन पर्वत है, यह एक नवीन पर्वत है। ठीक है। और इसका फैलाव की अगर बात करें, समझ में आ रहा है ना, तो इसकी फैलाव की अगर बात करें तो इसका फैलाव आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देखने को एक चीज़ और मिलेगा, आप देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा जो चंपारण की, पश्चिमी चंपारण की बात हो गया। यहाँ पे मतलब समझिए कि दो गंगा घाटियों के मध्य में जो मैदानी भाग है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको देखिएगा यहाँ पे कहा जाता है, यहीं पे देख लेते हैं, इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग एक नया पेज लेकर के इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ताकि आपको भी अच्छा से याद हो जाए, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, ये सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है, तो सोमेश्वर श्रेणी का फैलाव आपको पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। ठीक है, इसके फैलाव की अगर बात करें, फैलाव की बात करें तो ये कहाँ पे मिलेगा, यह पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में। और देखिए ये जो फैलाव है लगभग कहा जाता है कि 874 मीटर के राउंड में यहाँ पे एक इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसको सोमेश्वर की चोटी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी लगभग 874 या 880 मीटर के राउंड में दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिएगा इसका एक हो जाएगा सोमेश्वर, एक हो जाएगा आपका सोमेश्वर का दून हो जाएगा। दूसरा अगर बात कर दिया जाए तो रामनगर दून हो जाएगा। और तीसरा की बात कर दिया जाए तो हरहा घाटी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए दून का मतलब होता है कि दो पहाड़ों के मध्य में एक मैदान का क्षेत्र होता है, जैसे देहरादून, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलता होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए कहा जाता है, नया पेज ले लेते हैं। कहा जाता है, इसमें सब सोमेश्वरन में ही हम करा रहे हैं, कहा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ टर्शियरी युग में। ये किस युग में हुआ, टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ था, टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसका अगर स्थिति की बात हमने किया था कि ये स्थिति कहाँ पे हुआ, पश्चिमी चंपारण में।
तो पश्चिमी चंपारण में आपने देख ही लिया, पश्चिमी चंपारण आपको एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोड़ती है और दूसरा है जो उत्तर प्रदेश से इसका सीमा हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो पश्चिमी चंपारण है ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दर्रा की। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दर्रा की। देखिए ये जो दर्रा है यानी कि बिहार और नेपाल में आने का जो मार्ग हुआ, इसी दर्रा से ही आने जाने का एक रास्ता मतलब देखने को आपको मिलता है। उसके बाद हम लोग बात किए हैं दर्रा की। तो देखिएगा दर्रा में यहाँ पे प्रसिद्ध है भीखना ठोरी, भीखना ठोरी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम दूसरा तो सोमेश्वर दर्रा भी है यहाँ पे सोमेश्वर दर्रा भी है और एक और दर्रा है जो मवात दर्रा के नाम से प्रसिद्ध है, मवात दर्रा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए इसको देख लीजिएगा लोग, आपको वहाँ पे मिलेगा, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो क्षेत्र ये क्या करता है, दर्रा क्या करता है, समझिए कि जैसे पहाड़ी का क्षेत्र है या पहाड़ है तो उसके भाग में समझिए कि एकदम खड़ा आपको मिलेगा जहाँ से आपको आने जाने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, आने जाने का आपको रास्ता यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि भारत नेपाल के मध्य में जो रास्ता मिलेगा, भारत और नेपाल के मध्य में यहीं से आने जाने का एक रास्ता आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज हम लोग ले ही लेते हैं इसको। देखिएगा शिवालिक का जो फैलाव है, अगर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक का फैलाव है, यहाँ पे देख ही लेते हैं कि शिवालिक का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो शिवालिक का फैलाव अगर देखिएगा तो यहाँ आप पश्चिमी चंपारण आप एक बार मैप से देख ही लीजिए। मैं बता देता हूँ बाद में। शिवालिक जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू होता हुआ पूरब की तरफ जाएगा तो पूर्णिया जगह मिलेगा, पूर्णिया तक इसका फैलाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये शिवालिक का जो फैलाव आपको दिखता है पश्चिमी चंपारण से पूर्णिया तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम लोग को करना है वो है हम लोग को तराई का क्षेत्र करना है। देखिए तराई के क्षेत्र के बारे में कहा जाए तो जो नेपाल है और बिहार का जो एजम पट्टी वाला जो क्षेत्र है, और कहा जाता है कि लगभग 1% से भी कम ये क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तराई का क्षेत्र बोलते हैं। तो चलिए तराई के क्षेत्र में थोड़ा सा हम लोग कुछ कर लेते हैं। कहा जाता है ये तराई का क्षेत्र जो है ना, ये शिवालिक श्रेणी का क्या है, हिस्सा है। ये तराई का क्षेत्र क्या है, तो ये शिवालिक का क्या है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी का क्या है, हिस्सा है। देखिए पीपीटी मेरे यहाँ बनाना बड़ी टफ़ है, कोई मिल भी नहीं रहा है। हम लोग भी कोशिश करते हैं लेकिन इतना सारा नहीं मतलब बनाना मुश्किल है। तो पीपीटी से पढ़ाना भी बहुत आसान होता है, लेकिन क्या किया जाए, कोई बनाने वाला मिलता नहीं, और भी क्लियर हो जाता तो आपको चलिए अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे है कि आदमी एकदम ओपन, सब कुछ लिमिट में नहीं होता, अनलिमिटेड हो जाता है। और पीपीटी में क्या होता है, कुछ लिमिटेशन भी हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे बहुत सारा हमको सोर्स भी मिलता है कुछ बताने का, जैसे अभी याद आ रहा है तो बहुत सारा चीज़ें बताया जा रहा। तो ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। कौन सा, ये तराई का क्षेत्र है, ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। और ये अगर बात करें तराई क्षेत्र का, तो पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूर्णिया तक जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के आपको पूर्णिया तक देखने को क्या होगा, मिलेगा। ये आपको तराई का क्षेत्र मिलेगा। आपको कभी नेपाल अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मुझे लगता है कि ये आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट इसी में हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसका निर्माण जो है, कहा जाता है इसका जो निर्माण है सोमेश्वर तथा देखिएगा सोमेश्वर तथा रामनगर दून नामक, यानी कि रामनगर दून नामक दो पर्वतों के मिलने से हुआ है। दो पर्वतों के मिलने से हुआ है। ठीक है, मिलने से हुआ है।
और देखिए, दो पर्वतों के मिलने से इसका निर्माण हुआ और कहा जाता है कि इन दो पर्वतों को अलग कौन करता है, तो हरहा नदी जो है इन दो पर्वतों को अलग करता है। यहाँ पे देख लीजिए, हरहा जो नदी है यानी कि सोमेश्वर और रामनगर दोनों को क्या करता है, अलग करता है। इन दोनों नदियों को शॉर्ट में लिख देते हैं, दोनों नदियों को क्या करता है, दोनों नदियों को अलग करता है, अलग करता है। ठीक है, दोनों नदियों को क्या करता है, अलग करता है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए, जैसे तराई क्षेत्र की क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की बात, तो यहाँ पे देखिएगा 932 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में क्या है, यह फैला हुआ है, 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो हम लोगों ने देखा है ये हमारा तराई क्षेत्र का है। और तराई क्षेत्र के बारे में बहुत सारा चीज़ें हैं, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़िए। एग्ज़ाम से ज़्यादा पढ़ने से टाइम भी बर्बाद होगा और एग्ज़ाम भी पास करना मुश्किल हो जाएगा। ज्ञान के लिए बाद में पढ़िएगा, अभी सिर्फ कंपटीशन को फाइट करने के लिए पढ़िए। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, तराई क्षेत्र को देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हमारा आता है गंगा का मैदान। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिएगा यहाँ पे आएगा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान आता है। देखिए, गंगा के मैदान को अगर देखें तो दो भागों में हम लोग बांट के देखते हैं। सबसे पहला अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एक हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान हम आपको इसको मैप से पढ़ाते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें वो हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान। ये हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मैप से थोड़ा सा देखते हैं। ओह, ये वाला हो जाएगा आपका। देखिएगा, यहीं से ये जो नदियां हैं 12 जिलों को स्पर्श करते हुए वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मिटा दे इसको, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है, यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गंगा का मैदान। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणियाँ देखा और यहीं से ही अगर बात करिए छोटा सा पट्टी जो होते हुए सीधे पूर्णिया तक पहुँचती है, ये आपका तराई का क्षेत्र हो जाता है। और ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया और ये दक्षिणी गंगा का मैदान हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से गया से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको बांका तक देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और जब यहाँ पे रोहताश और कैमूर की बात कर दिया जाए, यहाँ से, तो ये आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे बिंद क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। और इसी बिंद क्रम की चट्टानों में देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा चूना पत्थर मिलेगा, स्लेट मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। और यहाँ पे एक उद्योग भी बना। जब चूना पत्थर मिलेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक उद्योग बनेगी और वो उद्योग है आपको सीमेंट उद्योग। ऐसे भी बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और कैमूर की अगर बात कर दिया जाए तो कहा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक वन वाला जो क्षेत्र है यही कैमूर है। ठीक है, यही कैमूर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने पश्चिमी चंपारण की अगर बात किया तो पश्चिमी चंपारण में बिहार का एक नेशनल मतलब समझिए कि राष्ट्रीय एक आपको पार्क मिलेगा यहाँ पे देखने को। ठीक है, और हाल ही में अगर बात किया जाए पश्चिमी चंपारण में, तो यहाँ पे एक ये लौंगिया मिर्चा जो होता है उसका जो चूड़ा आपको मतलब मिलेगा, उसको जीआई टैग भी देने की बात किया गया है। और पश्चिमी चंपारण को देखिएगा दो भागों से, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ाव करती है और एक आपको उत्तर प्रदेश से। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करेंगे रोहतास कैमूर ये होते हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद देखिएगा हमने कहा कि ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होकर के बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये उठा हुआ है। और जैसे ही अगर उठा हुआ नहीं होता तो ये नदियाँ क्या होती, उल्टा बहती। और देखिएगा, जैसे ही ये उठा हुआ है, यही वजह है कि नदियों का पानी का स्वभाव क्या होता है,
अगर पानी का नेचर की बात कर दिया जाए, जैसे कभी कभी होता है ना, लोग कहता है कि पानी के स्वभाव की तरह ही लोगों का मन का स्वभाव होता है। पानी का आचरण क्या होता है, जब भी आप ज़मीन पे डालेंगे तो उसका आचरण होता है गड्ढे की तरफ बहना, गड्ढे की तरफ उसका मतलब बहाव शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आदमी का मन भी होता है। तो भाई मन और बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो देखिएगा, इसका जो आचरण है गड्ढे की तरफ जाना, कहीं ना कहीं ये उच्च भागों में स्थित है, कहीं ना कहीं ये उच्च भागों में स्थित है और कहीं ना कहीं ये निम्न भागों में स्थित है। और यही वजह होता है कि पानी का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर होता है। और जब बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिएगा जो हिमालय पर्वतों से निकली हुई जितनी भी नदियां हैं, जो उत्तर से होकर के सीधे दक्षिण की तरफ आती है, और यहाँ पे नेपाल के साइड से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको घघरा मिलेगा, गंडक मिलेगा, गंडक मिलेगा, बुड्ढी गंडक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कोशी मिलेगा, फल्गु नहीं नीचे फल्गु हो जाता है। उसके बाद देखिए बागमती मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा महानंदा नदियाँ मिलेगा। ये सारी नदियाँ क्या है, ये सारी नदियों का जो समझिए कि हिमालय से जब ये उतरती है और सीधे नेपाल होते हुए जब बिहार में प्रवेश करती है, तो सीधे ये कहाँ आकर के मिलती है, गंगा में। इसका मतलब तो ये भी है कि भाई ये जो क्षेत्र है सबसे ऊंचे स्थिति पे है, यानी कि ऊंचे जगहों पे ये इसका मतलब स्थिति देखने को मिलता है। यही तो वजह है कि जब ऊंची स्थिति से जब पानियाँ नीचे की तरफ जाती है तो ये गंगा में सहायक नदियों की तरह काम करती है। और सबसे ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे इतनी नदियाँ हैं कि ये सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या पैदा कर देती है। और ये नदियाँ अपने साथ गाद लेकर के आती है, और इसी में बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बहुत सारे चीज़ होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाए तो जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है। जब मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि मिट्टियों का प्रकार कितने प्रकार का है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है। अगर बात कर दिया जाए तो मैंने कहा कि जो मैदानी क्षेत्र है लगभग 95 से 96% हिस्सों में फैला हुआ है। 95 से 96% हिस्सों में क्या है, फैला हुआ है। इसका फैलाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम उत्तरी गंगा के मैदान का अगर क्षेत्रफल की अगर बात कर दिया जाए, उत्तरी क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए, तो लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर में क्या है, यह फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यह जो क्षेत्र है इसका आकार क्या है। जैसे क्षेत्र की बात कर दिया जाए कि उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्र क्या है, तो इसकी बात अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा समतल भूमि हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको समतल भूमि। और जब वहीं दक्षिण की बात करिएगा ना, तो दक्षिण की बात करिएगा तो ये हो जाएगा त्रिकोणीय हो जाएगा। यहाँ पे आपको त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। तभी हम लोग उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में ही हम लोग इसको कर रहे थे। तो देखिएगा अगर इसका निर्माण की बात कर दिया जाए तो यह इसका निर्माण होता है प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण होता है, देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे बिहार में एक प्रमुख समस्या कहे तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या जो है उत्तरी बिहार में जो बार बार देखने को मिलता है वो है बाढ़ की समस्या। और बाढ़ की समस्या इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि बहुत ही मुश्किल होता है इस चीज़ को कंट्रोल करना। हालांकि देखा जाए तो बिहार और नेपाल के बीच में बहुत सारे समझौता की वजह से ये कहे कि बिहार सरकार भी इसके लिए काम कर रही है, आपदा सुरक्षा के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यानी कि देखने को मिला। और थोड़ा सा इसको अगर हम उत्तरी बिहार के अगर मैदानी क्षेत्र को अगर बांट के देखें, चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल से करा देते हैं। अगर हम लोग इसको बांट के देखेंगे तो देखिएगा अगर हम उत्तरी मैदान को अगर बांट कर देखें तो देखिएगा इसको 4 भागों में बांट के दिखाया जा सकता है। 4 भागों में, एक तो हो जाएगा हमारा ये है तराई का क्षेत्र हो जाएगा, पहला हम लिख दें तराई क्षेत्र हो जाएगा। और दूसरा की अगर बात कर दिया जाए, दूसरा की बात तो यहाँ पे हो जाएगा भांगर भूमि का क्षेत्र हो जाएगा। देखिए भांगर भूमि क्षेत्र कहने का मतलब है पुरानी जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखिए, क्योंकि आगे हम पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है उसी को बोला जाता है। हम आगे आपको सब कुछ करा देंगे, जो सब्जेक्ट हो रहा है उसी पे हम लोग को बात करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी हम लोग कर नहीं रहे हैं, भौतिक विभाजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो भांगर भूमि है जिसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें जो तीसरा है ये हमारा दूसरा हो जाता है, और तराई का क्षेत्र जो है ये हमारा पहला हो गया। और इसे तराई के क्षेत्र की बात करें तो इसे भावर प्रदेश कहते हैं।
भावर प्रदेश कहते हैं, ठीक है, भावर प्रदेश कहते हैं, शॉर्ट में करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तीसरा की, अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा इसको हम लोग खादर बोलते हैं, खादर, खादर का भूमि का क्षेत्र बोलते हैं। अब इसकी हम लोग बात करें तो ये कौन सी नदियाँ हैं? देखिए नदियाँ जब आती हैं बाढ़ हमेशा लेकर के, तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को हम लोग खादर भूमि के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि अभी अभी हाल ही में देखिएगा जब बरसात का समय आ रहा है तो हम लोग तो बाढ़ में बड़ा मज़ा कभी कभी, एक समय था कि बचपन के समय बड़ा मज़ा आता था बाढ़ में, क्योंकि समस्या से अवगत नहीं था इंसान। एक माँ बाप को, एक गार्जियन को जो अपने बच्चों के खातिर वो क्या क्या करते हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं। आप सहरसा जाएंगे, जब कोसी का देखेंगे विकराल रूप, तो रातों रात लाखों लोग उसके बहाव में डूब गए थे, मर गए थे, जान मान की भी क्षति हुई थी और बहुत सारा लोग वहाँ पे, बाल बच्चे, महिलाएं, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इतना विकराल रूप धारण कर लेता है, कभी आप जाएंगे तो डरावना लगेगा। अगर बाढ़ का समस्या आपको देखना है बिहार में तो कोसी वाला क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, डर सा लगता है एकदम। और चौथा बात करते हैं हम लोग चौर की, तो देखिए यहाँ पे तो अंटा नहीं, थोड़ा नया पे ले लेते हैं। और चौथा बात करते हैं चौर की बात करते हैं, चौर की। देखिए चौर का मतलब होता है ये निम्न भूमि होता है, ये निम्न भूमि होता है। कहने का मतलब है जब बारिश का पानी कभी लग जाए तो इसमें यहाँ पे क्या होता है ना कि वर्षों तक क्या होता है, पानी लगा हुआ रहता है, पानी जमा रहता है। और यही चौर का क्षेत्र है जहाँ पे गोखुर झीलों का निर्माण होता है। कहाँ पे? उत्तरी गंगा के मैदान में, ठीक है। उत्तरी गंगा के मैदान में आपको क्या मिलेगा? गोखुर झीलों का निर्माण भी मिलेगा, गोखुर झील का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको हमने उत्तरी जो मैदान था उसको हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग देखते हैं दक्षिणी जो मैदान है, गंगा का जो दक्षिणी मैदान है। आइए थोड़ा सा मैप से देख लें। हाँ, तो हम लोगों ने इसे समाप्त किया। अभी उत्तरी गंगा के मैदान का जो क्षेत्र है उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? दक्षिणी गंगा का मैदान देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं। चलिए नया पेज ले लेते हैं। ये हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। तो देखिएगा अगर ये गंगा को अगर देख लिया जाए यहाँ पे गंगा का, तो ये सब क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिएगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद आपको उत्तरी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि इसका भी निर्माण जो है, इसका भी निर्माण है, यानी कि अगर हम ये दक्षिणी मैदान की अगर बात करें तो ये भी नदियों के जो बहाव है, जो मलबे से जो इसका निर्माण हुआ है, जलोढ़ मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका भी निर्माण हम कहाँ देखते हैं? यानी कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों द्वारा लाए गए, किससे होता है? जलोढ़ मिट्टी से ही इसका निर्माण हुआ है। किसका हुआ? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें 33,670 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगर बात करें आकृति का, यहाँ पे आकृति की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा ये त्रिकोणीय आपको दिखेगा, एकदम त्रिकोणीय दिखेगा। थोड़ा सा मैप तो हम खुद गलत कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। यह त्रिकोणीय देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग इस मैप को ठीक से देखेंगे तो देखिएगा ये जो पश्चिमी का क्षेत्र है, यानी कि आप देखिएगा ये पूरब का क्षेत्र हो जाता है और यहाँ से जाएंगे तो पश्चिम का क्षेत्र हो जाएगा। तो पश्चिम का क्षेत्र जब देखेंगे तो पश्चिम का क्षेत्र ज़्यादातर चौड़ा है। जैसे हम इसी को ज़्यादा चौड़ा कर दिए, तो ये देखिए, ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो पूरब का जो क्षेत्र आपको मिलेगा, पूरब का क्षेत्र मिलेगा, ये संकीर्ण हो जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। ये पूरब का क्षेत्र हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। और जब पश्चिम की हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ में है, यानी कि कह सकते हैं कि यह चौड़ा सबसे ज़्यादा चौड़ा है। अगर बात करते हैं कि दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी में नहाएंगे तो पाप और बढ़ जाएगा, इसको आप पवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा अगर नदी बात करें कोशी का,
जो उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेगा उसको बिहार के शोक के भी नाम से जानते हैं। शोक कहने का मतलब ही देखिए, हर चीज़ का एक मतलब होता है और उस मतलब के पीछे उसका उद्देश्य छिपा रहता है, उसका कारण छिपा रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे है सोन नदियों का। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पुनपुन जो नदी है, पुनपुन नदी है। फिर उसके बाद क्यूल नदी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो फल्गु नदी आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं सारे नदियों के जो नदियाँ हैं ये भी सहायक नदियाँ हैं। अगर बात करें तो दक्षिण से भी जो नदियाँ हैं, जो समझिए कि उत्तर की तरफ चल करके क्या मिलती है, गंगा में मिलती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का भी जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं जो बीच वाले क्षेत्र से क्या है, ऊंचा है। यही तो वजह है कि यहाँ की नदियाँ भी क्या करती है, सहायक बन जाती है किसका, गंगा का। अगर बात किया जाती नदियों का जो देखने को मिलता है, ये आकृति जो बिहार का देखने को मिला, नाव अगर देखते होंगे तो दोनों तरफ से क्या होता है, खड़ा मिलेगा और बीच में क्या होगा, धंसा हुआ मिलता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और भी कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा जो ये गंगा का जो तटी है, एक नया पेन ले लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा। देखिए ये जो गंगा आप देख रहे हैं, ये गंगा, इसी के तलहटी में एक जगह है जहाँ से पटना से लेकर के लखीसराय तक आपको एक पट्टी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कि समझिए कि इतना ज़्यादा उपजाऊ है कि बहुत सारा यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन होता है। ये पटना से लेकर के लखीसराय तक, देखिएगा लखीसराय तक आपको देखने के मिलेगा, जिसको टाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, टाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और टाल क्षेत्र की बात करें तो दो टाल क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक है बढ़ैया जिसको बोलते हैं, दूसरा है मोकामा। एक है बढ़ैया और दूसरा क्या है, ये मोकामा। बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है, पूछा भी जाता है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वाला पे अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण का जो मैदानी क्षेत्र है, हम लोगों ने जितना भी फैक्ट था, जितना भी कुछ था, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं और आगे की बात करने के लिए थोड़ा सा फिर से मैप हम लोग देख लेते हैं। मैप, ओह हाँ, ये मैप देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे, कैमूर और रोहतास जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पेन लेते हैं आपको। देखिए आप लोग भी थोड़ा सा स्टडी करिए, बुक का स्टडी किए बगैर सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर स्टडी माना जाता है। अगर आपके पास देखिए पढ़ने के लिए मात्र 3 चीज़ चाहिए। कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए आपके लाइफ में 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सारा चीज़ है तो घर बैठे बैठे आप कंप्लीट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर कम समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, अपना इन्वेस्ट करिए इसमें, पढ़ाई में। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बिंद क्रम की चट्टानों का। तो ये देखिएगा यहाँ पे बिंद क्रम की चट्टानें आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बिंद क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगा, बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलेगा कैमूर और रोहतास में। ठीक है, कैमूर रोहतास में। देखिए बिंद क्रम की चट्टानों की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको चूना, पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट वगैरह की प्राप्ति होती है। और यही वजह होता है कि इसी के बगल में यहाँ पे एक प्रसिद्ध बिहार में देखने को मिलेगा सीमेंट उद्योग। देखिए जब बिहार में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग जब मेंस देते थे तो उस समय में बिहार में उद्योग से बीपीएससी के मेंस में पूछा करता था कि उद्योग की स्थिति, देखिए उद्योग की स्थिति बिहार में, उद्योग की स्थिति उतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर उद्योग के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो देखिए यहाँ पे जितने भी उद्योग लगेंगे ये 4% हिस्सों में लगभग फैला हुआ है, 4% हिस्सों में फैला हुआ है और यहाँ से खनिजों की प्राप्ति होती है। तो उद्योग तो यहीं लगाने की प्रयास करेंगे ना, बाढ़ के इलाका में कौन उद्योग लगाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो झारखंड से सटा हुआ जो क्षेत्र है आपको झारखंड से मिलेगा। और ये झारखंड से जो सटा हुआ जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको देखता है यहाँ पे लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, जो सीमा रेखा यहाँ पे क्या करती है, बनाती है।
और यहाँ देखिएगा यही जो है कर्मनाशा नदी है, देखिए कर्मनाशा नदी जो है, कर्मनाशा नदी है। हम लोग जब नदी जो हम लोग अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स कोशिश करेंगे कि जहाँ से प्रश्न आए छूटे नहीं, उसको हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे कर्मनाशा नदी ये जो है, कर्मनाशा नदी है जिसको अपवित्र नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। अगर इस तरह बात कर दिया जाए तो ये यहाँ पे देखिएगा उत्तर में दो नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। ये है घाघरा और दूसरा है बूढ़ी गंडक। अगर यहाँ पे बात करें तो ये है आपका बूढ़ी गंडक, और दोनों नदियाँ गंगा की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। दोनों नदियाँ क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखे जाए तो सोन नदी कैमूर के पठार को, सोन नदी जो है ये देखिए सोन नदी यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद ये क्या करती है, कैमूर को पठार को क्या करेगी, ये कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से क्या कर देता, अलग कर देता है। कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से क्या करता है, अलग करता है। कौन सी नदी, तो सोन नदी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो सोन नदी आपको मिलेगा कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से क्या करता है, अलग कर देता है। और यहाँ पे आप देखते ही हैं, यह प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का प्राप्ति होता है, चूना पत्थर का प्राप्ति होता है। और यहीं पर सीमेंट उद्योग भी लगा हुआ है, जो बीपीएससी के पीटी में भी पूछा गया है, दरोगा में भी पूछने की संभावना बन सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ कहा था कि ये जो क्षेत्र है ये धारवाड़ क्रम का क्षेत्र है। धारवाड़ क्रम का यहाँ पे चट्टान आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे देखिएगा, यहीं पे खनिज की मात्रा क्या होती है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे खनिज की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे निस्क हो जाएगा, सिस्क हो जाएगा, एस्लेट हो जाएगा, अवरक हो जाएगा, पैराइट्स हो जाएगा। बहुत सारे खनिज की प्राप्ति आपको इस क्षेत्र से, धारवाड़ के क्रम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ सबसे, अगर ये देखें तो इसका निर्माण की अगर बात कर दिया जाए, जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस समय में हुआ, तो ये आर्कियन युग में हुआ। और आर्कियन युग की अगर बात कर दिया जाए, अगर आर्कियन युग की बात कर दिया जाए तो बिहार में इसका निर्माण में ये सबसे पुराना है। जैसे धारवाड़ क्रम की अगर यहाँ पे देखें तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे आर्कियन युग में इसका निर्माण हुआ और ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन में ही इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे बारी बारी से। खनिज का भी जो भी है एक मतलब चार्ट आपको देंगे, जहाँ से बहुत ज़्यादा एकदम सेलेक्टेड आपको देंगे, जहाँ से प्रश्न एकदम निश्चित तौर पे आएगा तो आएगा। क्योंकि हम बिहार जब पढ़ाते थे 67 बीपीएससी वालों को, तो मैंने जो भी पढ़ाया एकदम कम्प्लीटली वहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो हम ये चाहेंगे कि आपको भी यूट्यूब पे आपको सब चीज़ दें। तो ये सारा चीज़ हमारा आज का भौतिक जो विभाजन है ये यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ें, रिवाइज करें और ढेर सारा शेयर करिए, ताकि शेयर आप करेंगे तभी हमारा और मोटिवेट बनेगा। और कमेंट्स भी करिए और बहुत सारा सब्सक्राइब करवाइए। देखिए, आप खुद करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।